गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है हम लोग की पार्ट नंबर 3 वीडियो, जिसमें जो है सॉलिड स्टेट आपका कंप्लीट होने वाला है। बच्चों पार्ट 3 में हम लोग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डोपिंग की बात करेंगे। यस, डोपिंग, जी हाँ, डोपिंग जो है वास्तव में क्या होता है जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिला देते हैं। कल हम लोगों ने अशुद्धि दोष पढ़ा था और आपने देखा था कि किसी भी क्रिस्टल में कोई भी इम्प्यूरिटी मिला देते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको अशुद्धि दोष कहते हैं। और बच्चों उसी में एक पार्ट हो जाता है डोपिंग। बच्चों डोपिंग या हिंदी में इसको अपमिश्रण कहते हैं। डोपिंग अंग्रेजी वर्ड है। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता में वृद्धि करना। मतलब अगर किसी क्रिस्टल में अशुद्धियाँ मिक्स कर दें और उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है तो इसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बच्चों आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्रिस्टल तंत्र के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, क्रिस्टल तंत्र कुल 7 प्रकार के होते हैं और 7 प्रकार के क्रिस्टलों में कुल 14 प्रकार की इकाई कोशिकाएं या यूनिट सेल बनती हैं। तो बच्चों ये जो यूनिट सेल बनती है 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में, ये 3D के लिए है। ओके, तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में यूनिट सेल की संख्या कितनी हो जाती है? 14 प्रकार। इसलिए यूनिट सेल को इसको हम लोग ब्रेविस जालक भी कहते हैं। ये कुल कितने प्रकार के बनते हैं? 14 प्रकार के। अब 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों की बात कर लें तो बच्चों यहाँ पे लिखा है, पहला है घनीय, चतुष्कोणीय, चतुर्भुजीय, षटकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिंताक्ष और एकंताक्ष। बच्चों इसमें कुछ ABCD अल्फा बीटा गामा का दिया हुआ है, तो आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये बच्चों रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में और प्रयास किया जा रहा है कि कम समय में हम आपको ज़्यादा पार्ट का रिवीजन करा पाएँ। तो बच्चों ये देखिए, इसमें हो गया खास बात क्या कि एक कोई घनीय क्रिस्टल समुदाय है और इसमें ये जो 3 कोण हो गए, ये 1 2 3, तो ये ABC इनको मान लेते हैं, ABC, और यहाँ पे जो कोण बनते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, तो ये इन्हीं कोणों की बात करते हैं कि अगर A B और C अगर इनके तीनों की लंबाई बराबर है, मतलब ये कोर की लंबाई अगर किसी घन में समान है, तो ये देखो A बराबर B बराबर C, और ये तीनों के कोण अल्फा बीटा और गामा के कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये इसके लिए ये लिखते हैं। अब जितने भी क्रिस्टल समुदाय बनेंगे, जितने भी क्रिस्टल तंत्र बनेंगे, उसमें ये व्यवस्थाएं बदलती जाएंगी। ठीक है, जैसे चतुष्कोणीय के लिए A बराबर B है, मतलब 2 भुजाएं समान होंगी और तीसरी वाली भुजा थोड़ा सा बड़ी या छोटी हो सकती है, तो ये क्या हो गया, A बराबर B, लेकिन बराबर नहीं है C के, और तीनों के कोण 90 डिग्री के। ठीक है, तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर आपको आपकी कॉपी में भी बताए जा चुके हैं और आप बुक से भी देख सकते हो। NCERT की बुक में प्रॉपर ये चित्र बने हुए हैं। तो ये चतुष्कोणीय है, इनको थोड़ा याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको इसको रिवीजन में, आपके बोर्ड एग्जाम में रिवीजन में भी मदद करेगा, और आगे आप जब कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसको आपको प्रॉपर देखना है। जैसे समचतुर्भुजी में क्या है, A बराबर नहीं है B के और B बराबर नहीं है C के, लेकिन जो कोण है अल्फ़ा बीटा और गामा ये सब आपस में 90 डिग्री के हैं। ऐसे ही षटकोणीय का आपको देखना होगा, A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C के, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री का बनता है। ओके, त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय की बात करें तो A बराबर B बराबर C है, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के नहीं हैं। त्रिंताक्ष की बात करें तो A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C के। बात समझ रहे हैं क्या? A B और C तीनों आपस में बराबर नहीं है और ये कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। A बराबर अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, इसको हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये देखो, अल्फ़ा बराबर नहीं है, बीटा बराबर नहीं है, गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री के। तो ये बच्चों किसकी बात है? त्रिंताक्ष की। और एक और बचता है एकंताक्ष, जिसमें A B और C
आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। अल्फ़ा बीटा भी अपन लिख सकते हैं, और एक जो है कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो बच्चों ये तो बात थी 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल तंत्र की, और इन्हीं 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में जो यूनिट सेल्स बनती हैं, जैसे आप एक सिंपल सी बात कहते थे, घनी क्रिस्टल समुदाय में 3 प्रकार की यूनिट सेल है ना, सरल घनी जालक, BCC और FCC बन जाते हैं। ऐसे करके कुल मिला के 14 यूनिट सेल बनती हैं, इसी को हम लोग ब्रेविस जालक कहते हैं। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा संकुलन क्षमता पर। तो बच्चों किसी भी क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में तो आपको मालूम ही है कि क्रिस्टल होता क्या है, ऐसा ठोस जिसमें उसके रचक कण नियमित क्रम में अगर व्यवस्थित है तो इसी को हम लोग क्रिस्टल बोल देते हैं। अगर किसी ठोस में उसके रचक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल। अब बच्चों किसी भी क्रिस्टल की अगर बात करें, 3D क्रिस्टल की बात करें, तो उसमें कितना हिस्सा, उस क्रिस्टल में कितना हिस्सा गोले या रचक कण घेर चुके हैं, अगर हम इसको घेरे गए स्थान को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। फिर से सुनिए, किसी क्रिस्टल के रचक कणों द्वारा घेरे गए स्थान को प्रतिशत में व्यक्त करना संकुलन क्षमता कहलाती है। बच्चों इसको निकालने का तरीका भी हमने बताया है आपको। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं आने वाला, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि सभी प्रकार के क्रिस्टल समुदायों की जो स्पेशली हमारे सिलेबस में 3 तरह के सरल घनी, फलक केंद्रीय और काय केंद्रीय, SCC यूनिट सेल है, FCC यूनिट सेल है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो बच्चों इसके लिए R की वैल्यू, रेडियस क्या निकलती है, और A क्या है बच्चों, कोर की लंबाई, ये क्या निकलती है। तो इसका हम लोग इसको याद कर लेंगे। जैसे सरल घनी जालक में R बराबर A/2, मतलब जितना भी कोर की लंबाई होती है उसका आधा क्या होता है, रेडियस होती है। ऐसे ही जो कोर की लंबाई है 2R है, इसको तो आप एक आप याद कर लोगे, दूसरा अपने आप बन जाएगा। फिर देखो FCC में R की वैल्यू कितनी होती है, A/2√2, इसको हम A बराबर 2√2R भी कह सकते हैं, ठीक है। R की वैल्यू A√3/4 होती है, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। संकुलन क्षमता भी आपको याद होनी चाहिए कि भाई 52.4% भाग है सरल घनी जालक में। इसका क्या तात्पर्य है कि सरल घनी जालक की जो इकाई कोशिका रहेगी उस इकाई कोशिका में 52.4% भाग गोले द्वारा घिरा हुआ है, जबकि बाकी जो भी बचा हुआ पार्ट है वो रिक्त है, खाली है। बच्चों यहाँ पर 74% का मतलब क्या हुआ कि FCC में 74% भाग गोले द्वारा घिरा हुआ है, जबकि शेष भाग जो भी बचता है वो रिक्त है। इसमें 68% आप समझ चुके होंगे। बच्चों अब जो रिक्त स्थान होता है किसी भी क्रिस्टल में, जो रचक कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो कभी कभी 3D क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामिति रखता है। फिर से सुनिए, हम लोग रिक्त स्थान की बात करें तो एक तो हो गया संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता मतलब किसी भी क्रिस्टल में गोले कितने स्थान को घेरते हैं, इसको जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो यह कहलाती है संकुलन क्षमता। और अब जो बचा हुआ स्थान है वो एक निश्चित ज्यामिति बना लेता है, एक निश्चित आकृति का रिक्त स्थान होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिक्तियां या वाइड्स, ठीक है। ये बच्चों वाइड्स है, वाइड्स या रिक्तियां होती क्या है, ये देखो क्रिस्टल के बीच में ये जो जगह छूटी हुई है इसी को हम लोग वाइड्स कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में 2 तरह के स्पेशल वाइड्स हैं, कौन कौन सी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर 3 गोले से निर्मित संरचना है, ये देखिए इस 3 गोले से निर्मित संरचना के पीछे अथवा आगे एक गोला और रख दे तो एक यहाँ पर एक विशेष आकृति बनेगी, वो चतुष्फलकी आकृति होगी। और इस तरह की जो रिक्ति होती है इसको हम लोग चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं। बच्चों इसमें किसी भी कण की, जो अगर यहाँ पे कोई गोला डाल दें, छोटा सा कण डाल दें, तो उसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, 4। यस, सम चतुष्फलकी रिक्ति या चतुष्फलकी रिक्ति टेट्राहेड्रल वाइड्स में डाले गए किसी भी गोले की समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। सॉरी। अष्टफलकी रिक्ति की बात करें तो बच्चों जब 3 गोले से निर्मित संरचना के पीछे अथवा आगे फिर से 3 संरचना इसी तरह बना दी जाती है तो जो यहाँ पे वाइड्स बनती है वो अष्टफलकी रिक्ति है। और इसकी समन्वय संख्या, इस अष्टफलकी रिक्ति में डाले गए किसी भी कण की समन्वय संख्या 6 होती है, क्योंकि 6 गोले घिरे होते हैं।
बच्चों अष्टफल की रिक्ति का आकार समचतुष्फल की रिक्ति की तुलना में बड़ा होता है, मतलब हम ऐसा चिन्ह बना दे रहे हैं कि अष्टफल की रिक्ति की जो आकृति होती है, वो जो आकार होता है वो समचतुष्फल की रिक्ति से बड़ा होता है। तो बच्चों एक और पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है ब्रैग समीकरण। तो ब्रैग समीकरण की बात करें तो इसका आपको समीकरण याद होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। तो इसके लिए समीकरण क्या है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये वास्तव में एन क्या है बच्चों, ये अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल चलते हैं तो बच्चों क्रिस्टल कई परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम एक्सरे अगर डालते हैं उसके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के निर्धारण और दो परतों के बीच की दूरी को डिटरमाइन करने के लिए, तो एक्सरे जब डालते हैं तो बच्चों इससे जो है एक निश्चित एंगल से एक्सरे क्या होती है, रिपेल होती है। ये देखिए परावर्तन होता है और इसी के बेस पे निकाली गई है एन की वैल्यू। ये जो है परावर्तन की कोटि कहलाती है, n बराबर 1 पहले से, n बराबर 2, n बराबर 3। इसको अपन ए बी सी भी मान सकते हैं 3। लेमडा वास्तव में है क्या बच्चों, जो एक्स रे आ रही है, ये जो एक्स किरण आ रही है इसके जो है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 2। तो ठीक है, डी डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, दो परतों के बीच की दूरी है, और साइन थीटा ये आपतन अथवा परावर्तन कोण का मान है। तो बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए। आपका चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाता है मेरी तरफ से। अब आपको क्या करना है कि जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से एक प्रादर्श प्रश्न है, उनके क्वेश्चन तो सब इंक्लूड ही हैं। इसके अलावा चूंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन उसी पेपर से आए, तो इसलिए इसके अलावा भी आपके पास जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था का उपयोग करते हुए इसको रिवाइज करके फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो हो सकता है सॉल्यूशन का हो, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसको तो आप प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड लक।